Okay, we are going to discuss the next questions of objective assignment current electricity. All right, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81. Two electric bulbs whose resistances are in the ratio of 1:2 are connected in series. The powers dissipated in them. तो पावर्स जो रेशियोज दिए हैं उसके रेजिस्टेंस के, पावर इज पावर का फार्मूला दो होते हैं, एक तो आई स्क्वायर आर होता है, दूसरा वी स्क्वायर बाई आर. सीरीज़ में करंट सेम होता है तो इसलिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे. तो करंट सेम हो गया जिसका रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, P1/P2 विल बी R1/R2, इसलिए 1/2 सीरीज़ में. पैरेलल में इन्वर्सली होता है. The electric bulb have tungsten filament of same length if one of them gives 60 watt and other 100 watt, then which of the following option is correct? तो देखो सेम लेंथ है और पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ये लोग, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा that produces more पावर, है ना. तो रेजिस्टेंस 100 वाट का कम होता है, इनसे 100 वाट का कितना आता है, समवेयर 484 फॉर 220 वोल्ट सप्लाई, और 60 का इट कम्स मोर, राइट. तो लेंथ सेम है. अभी इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए, 100 वाट का रेजिस्टेंस कम करने के लिए इसका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मोर होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है ना. तो फिलामेंट ऑफ 100 वाट विल बी थिकर, है ना. ये दोनों टर्म्स तो सेम हो गए, रो एंड एल, है ना. ए कम होगा, ए लेस, हाँ, तो रेजिस्टेंस मोर. लेकिन हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस जो है कम होता है इसका, तो ए इफ ए इज मोर तो आर लेस. ठीक है, तो थिक होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. और 100 वाट का रेजिस्टेंस हमने निकाला हुआ है पहले, 484 आता है, 60 का 807 कुछ आता है 220 वोल्ट सप्लाई के लिए. ऑलराइट, हाउ मच एनर्जी in kilowatt hour is consumed, in kilowatt hour is consumed in operating 10 50 watt bulbs for 10 hours per day in month of 30 days, है ना. तो किलोवाट आवर पहले हम इसका वाट निकाल लेंगे और किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 3.6 से. तो एनर्जी इक्वल P इंटू डी पावर 10 बल्ब्स हैं, 50 वाट के, 10 आवर्स चलते हैं, 30 डेज, 1 आवर में 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड. और ये किलोवाट आवर की वैल्यू होती है, डिवाइड कर देंगे इससे तो 150 1 किलोवाट आवर इज दिस मच, 3.6 इंटू 10 पावर 6. 84. Electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. Power consumed by it when operated on 110 volt. तो वोल्टेज कम होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर. वोल्टेज आधा हो गया, देखो ये 220 है, ये 10 है, वोल्टेज आधा तो स्क्वायर हो जाएगा उसका 1/4, तो 25 वाट आ जाएगा. देखो voltage is half, power is 1/4, therefore D. 85. If two bulbs of watt is 25 and 100 are respectively rated at 220 volt are connected in series with 440 volt, then which bulb will fuse? जो जिस वोल्टेज पे रेटिंग होती है उससे रेजिस्टेंस निकालते हैं. ठीक है, तो पहले हम करंट निकालेंगे कितना है. तो 25 में कितना होगा, 0.01
और 100 वाट में 0.45 आएगा। फिर दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया, ये पहले भी हमने निकाला हुआ है, रेजिस्टेंस V²/R वाले फार्मूले से V²/R ये इतना आएगा इसका। तो दोनों रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, अभी नया करंट निकाल लेंगे, दोनों को सीरीज़ में लगाया है तो वोल्टेज कितने वोल्टेज सप्लाई 440 है, दोनों के रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे यहाँ पर, ये और ये। न्यू करंट इतना आ रहा है अभी 0.18, तो 0.18 सीरीज़ में दोनों में रहेगा। तो ये कितना सस्टेन कर सकता है, 25 वाला 0.15 और ये 0.45, तो ये तो ठीक है, इससे मोर है। तो 0.18 जो है ये जो है इसको क्रॉस कर रहा है 0.11 को, तो 25 वाला फ्यूज़ हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द metallic wire. If both the lengths and radius of the wire are doubled, the rate of heat developed in the wire. तो rate of heat developed is V²/R, R की वैल्यू रो L/A, A ऊपर आ गया पाई R स्क्वायर। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर स्क्वायर, दोनों को डबल कर दिया। ये 4 नीचे 2, तो 4/2 मीन्स 2, तो डबल पावर विल बी डबल। The heat generated through 2 ohm and 8 ohm resistances separately. Heat generated through 2 ohm and 8 ohm resistances separately when condenser of what is called 200 microfarad and 200 microfarad capacity charged to 200 volt is discharged 1 by 1. तो देखो जितनी इसके पास एनर्जी होगी इस वोल्टेज पर, पूरी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, तो सेम आएगा। सेम किसमें है, इसी में सेम है, यही आंसर आएगा। तो एनर्जी कितनी, हाफ CV² कैलकुलेट किया 4 जूल, तो सेम इन बोथ, जितनी एनर्जी है पूरी कंज्यूम हो जाएगी, कोई भी रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाओ। 88 60 वाट बल्ब कैरीज करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, the total charge passing through it in 1 hour. Q is equal to IT, I की वैल्यू पुट कर दो, T सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, 1800। Battery of internal resistance 4 ohm is connected to the network as shown in order to give the maximum power to the network. मैक्सिमम पावर की कंडीशन होती है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका एक्सटर्नल निकाल लो इसका पूरा, अगर तुम ध्यान से देखो ये R है और इस ब्रांच में का 2R हो जाएगा और इस ब्रांच का 2R हो जाएगा और ये 4R, तो R/2R इज इक्वल टू 2R/4R। तो रेशो इसका और इसका इक्वल है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंसेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस है, बैलेंस व्हीटस्टोन, BWB मीन्स बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका R and 2R 3R हो गया ऊपर वाली ब्रांच का, इसका 2R and 4R 6R हो गया, नीचे R1 + R2 9, तो ये 2R आ जाएगा। फॉर मैक्सिमम पावर नेट इंटरनल इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल कितना एक ही है 4 इज इक्वल टू 2R, तो R इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2 ओम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। An electric kettle has 2 heating coils. When one coil is used, water in the kettle boils in 5 minutes, while when second coil is used, same water boils in 10 minutes. If 2 coils connected in parallel are used simultaneously, the same water will boil in time कितना। तो ठीक है, पहले इसके फार्मूला लिख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन T1 है ना, इसका T2। तो पैरेलल में दोनों फुल पावर प्रोड्यूस करेंगे, टोटल पावर विल बी P1 + P2, तो H/T1 + H/T2, और ये H/T डैश है ना, कितना टाइम सेम हीट प्रोड्यूस होनी है ना। तो इसको सॉल्व किया तो T डैश इज इक्वल टू T1 × T2/T1 + T2, वैल्यूज पुट कर दी, तो 3.33 मिनट्स आ रहा है,
3 मिनट एंड 20 सेकेंड, ठीक है, कम टाइम लगता है। सीरीज़ में वोल्टेज कम हो जाता है, पावर कम हो जाती, टी डैश इज इक्वल टू T1 प्लस T2 आता है। एडिशन, इसमें दोनों अपनी फुल पावर पे काम कर रहे हैं, जल्दी बॉयल होगा। दोनों एक साथ लगाए हुए हैं, उसका इफेक्ट एक साथ लगाया तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, लेस टाइम। इफ 30 वोल्ट एंड 90 watt bulb is used on the 120 volt line, a resistance of how many ohms should be connected in series। तो इसमें करंट निकाल लेंगे, वो लिमिट जो है वो करंट क्रॉस नहीं होना चाहिए जब हम ये हाई वोल्टेज लगा दें। तो सीरीज़ में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा देंगे, करंट निकाल लिया P इक्वल टू V से 3 एम्पियर, ये लिमिट है, 3 एम्पियर करंट क्रॉस नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस भी इसका निकाल लिया रेटेड वैल्यू से, 10 ओम आ गया। तो अभी इसको हम लोग कितने वोल्ट पे, 120 वोल्ट सप्लाई पे लगा रहे हैं। तो इसका जो 10 है वो प्लस एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा, कंडीशन क्या, 3 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इट कैन सस्टेन 3 एम्पियर। तो ओम्स लॉ से हमने ये लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 30 ओम आ रहा है, 30 ओम लगा दिया। तो इसकी रेटिंग जो है, जो रेटिंग है वोल्टेज की और करंट की, करंट तो हमने ले लिया, वोल्टेज भी उतना ही आएगा जितना ये सस्टेन कर सकता है 30, कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट हमने कंडीशन निकाली है। नाउ 92 का, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू ड्रॉ द पावर P0 एट वोल्टेज V0, इफ द वोल्टेज इज V, इट्स ड्रॉ द पावर P, देन विच ऑफ द रिलेशन करे। इनिशियल कंडीशन दी है, P0 है, V0 है तो P0 है, तो इससे R आ गया, ये उसकी रेटेड रेजिस्टेंस है। अभी दूसरे उसमें यूज़ कर रहे हैं हम, दूसरे वोल्टेज में V में, तो R की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी हमने, तो P0 ऊपर चला गया। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने, B के साथ मैच हो रहा ऑप्शन, पीछे ये दिया था, चेंज कर लो। ना ये थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा डायग्राम। फाइंड द पावर ऑफ द सर्किट, देखो जब यहाँ से सप्लाई जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, तो ये जब पूरे चार्ज हो जाएंगे तो ब्लॉक कर देंगे, इधर से करंट नहीं जाएगा यहाँ तक, इधर भी नहीं जाएगा, और ये फिर यहाँ इसमें भी करंट नहीं जाएगा, तो ये सब निकल जाएंगे। तो इतना बचेगा सर्किट जो बचेगा, इट विल बी लाइक दिस। एट स्टडी स्टेट, तो ये 2 है, ये भी 2 है, वोल्टेज कितना है 2, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4, ठीक है, यही लिखा मैंने इधर। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी सप्लाई एट स्टडी स्टेट, आर नेट इज 4 ऐड हो गया, तो P विल बी V स्क्वायर बाई R, 4/4 1 वाट। 94, an immersion heater is 836 watt, it should heat 1 liter of water from 10 to 40। तो पावर इज इक्वल टू हीट अपन टाइम, पावर की वैल्यू दी है इतनी, हीट इज MS डेल्टा T अपन टाइम, तो T को इधर ले आया, 836 को नीचे भेज दिया। मास कितना है 1 लीटर, मीन्स 1000 cc होता है, 1 cc में 1 ग्राम आता है, तो मास 1000 ग्राम हो गया। स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की 4.186 होती, एक्यूरेट वैल्यू, हम लोग 4.2 यूज़ करते हैं बिकॉज ये 836 दिख रहा है ना, तो इसका डबल है वो, यहाँ 200 टाइम्स है, और ये चेंज ऑफ टेम्परेचर 30 हुआ, तो उसको सॉल्व किया तो 150 सेकेंड्स आ जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज दिस क्वेश्चन 95, ये दिया हुआ है, द हीट प्रोड्यूस इन 5 ओम रेजिस्टेंस इज 10 कैलोरी पर सेकेंड, द हीट प्रोड्यूस इन 4, तो 5 है कहाँ पे, नीचे है देखो। तो इसकी कंडीशन हम लिखते हैं, इफ़ करंट, सपोज यहाँ पे देखो ये 5 है और ये दोनों मिला के 10 है, तो अगर इसमें करंट अगर आ ही जाता है तो इसमें ये डबल रेजिस्टेंस है, तो इसमें आधा जाता है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के उससे हम निकाल सकते हैं इसको, रजिस्ट करंट्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंसेस।
लेस करंट, लेस रेजिस्टेंस में मोर करंट जाता है. तो इफ करंट इन द लोअर ब्रांच इज आई, देन करंट इन द अपर ब्रांच इज आई बाई टू, बिकॉज रेजिस्टेंस उसका डबल है. रेजिस्टेंस उसका डबल है ऊपर वाली ब्रांच का. फॉर लोअर ब्रांच वी राइट द फार्मूला ऑफ पावर आई स्क्वायर आर. पावर 10 दिया है आई स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर 2 यूनिट्स. कैलोरी पर सेकेंड है तो कैलोरी पर सेकेंड, उसमें कन्वर्ट नहीं कर रहे, 2 कैलोरी पर सेकेंड रहेगा ना, उसके टर्म में आंसर आ जाएगा. पावर इन 4 ओम, तो पी डैश इज इक्वल टू आई डैश स्क्वायर इंटू आर. तो आई डैश करंट आधा है उसमें, तो आई बाई 2 स्क्वायर इंटू 4, रेजिस्टेंस 4 है, 4 कैंसिल हो गए. आई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से हमने पुट कर दी 2, तो 2 कैलोरी पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा. बी ऑप्शन है. तो इसको हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाए, करंट जो है किस रेशो में आएगा उससे ईजी हो गया. नहीं तो दूसरे मेथड भी है, पहले वोल्टेज निकाल लो यहाँ का, फिर वो वोल्टेज ऊपर भी रहेगा, इससे वोल्टेज निकाल लो. पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो वी आ जाएगा. फिर ऊपर को सेम वोल्टेज मिलेगा, फिर करंट निकाल लो अपर ब्रांच में, आई इज इक्वल टू वी अपन 10 टोटल रेजिस्टेंस है. फिर इसका निकालो, बट उसको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा ऐसा यूनिट में. 96. 500 watt heating unit is designed to operate from the 115 volt. If the line voltage drops to 110, the percentage drop in the heat. So percentage drop is nothing but a change upon initial value into 100. चेंज कितना हो रहा है, ये फाइनल पावर वी स्क्वायर बाई आर, ये इनिशियल पावर है, फाइनल 110 वोल्ट है, ये इनिशियल 1, और इनिशियल वैल्यू लिख दी यहाँ पे पावर की. सिंप्लीफाई किया, आर स्क्वायर वगैरह कैंसिल हो गए, और इसको हमने सॉल्व किया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला लगा के जैसे भी सॉल्व करो, तो माइनस 8.5%, माइनस मतलब ड्रॉप हो गया. 97. ये B1 जो बल्ब है ये पहला वाला 100 वाट का है, और ये B2 एंड B3 60 वाट के दोनों, 220 वोल्ट पावर पे लगाया हुआ, सप्लाई पे लगाया वोल्टेज पर, शोन इन द फिगर. देन आउटपुट पावर्स ऑफ दिस, ये तो फुल पावर प्रोड्यूस करेगा, सीरीज़ में पूरा वोल्टेज मिल रहा है, बट ये दोनों सीरीज़ में हमने प्रीवियस में हमें पता है सीरीज़ में करंट सेम रहता है, और जो 60 वाट बल्ब है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है. तो आई स्क्वायर आर वाले फार्मूले से करंट अगर सेम है तो 60 वाट वाला ये B2 पावर B1 से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो B3 फर्स्ट, B2 सेकेंड, B1 थर्ड. ठीक है, इसमें करंट सेम आएगा बिकॉज सीरीज़ में है. तो बल्ब हैविंग मोर रेजिस्टेंस विल प्रोड्यूस मोर पावर. 60 वाट का ज़्यादा मोर रेजिस्टेंस होता है एज़ कम्पेयर टू 100 वाट. जितनी ज़्यादा पावर उतनी कम रेजिस्टेंस होती है डिवाइस में. जैसे गीज़र, जैसे 100 वाट का जो है 484 होता है डोमेस्टिक सप्लाई में 220 वोल्ट के लिए, और 1000 वाट गीज़र का जो है उसका 110 था 48.4. शॉर्ट सर्किट का 0 होता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट में बहुत ज़्यादा लार्ज पावर प्रोड्यूस होती है. जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा पावर. 98. The three resistance of the equal values are arranged in the different combination shown. Arrange them in increasing order of the power. तो सभी में तो करंट तो आ रहा है, इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस मान लो, और इसमें भी करंट आ रहा है, इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, है ना. सभी में करंट अप्रोचिंग इज आए, तो नेट रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इस केस में, बिकॉज करंट इज़ फिक्स, इनकमिंग करंट इज़ फिक्स नाउ, तो वो हमें दिया हुआ है, हमें ये वोल्टेज के साथ नहीं कनेक्टेड है. फिर जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट पाया उसके साथ कंफ्यूज नहीं. अभी सभी में करंट आए हैं, इसको सिंगल रेजिस्टेंस, ऐसे देखो, ऐसे समझ लो, ये रेजिस्टेंस 3R हो जाएंगे, करंट तो वही है, ये ऐसे 3R से रिप्लेस कर दो, और ये देखो ये करंट तो वही है, और ये इसका तीनों का रेजिस्टेंस पैरेलल में है, R/3 हो जाएगा. ऐसे इनके रेजिस्टेंस भी निकाल लो, ऐसे इनके भी. तो पहले वाला का जो रेजिस्टेंस निकाला 3R आया, दूसरे केस में 2R/3 आया, थर्ड केस में R/3 आया, फोर्थ केस में 3R/2. किसका मैक्सिमम है, और ये फार्मूला लग जाएगा. अभी आई तो फिक्स है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, ये वाला. उसके बाद सेकंड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, फिर फर्स्ट नंबर, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा पावर होगी उसमें. 1 इज़ मैक्सिमम ग्रेटेस्ट.
ठीक है, for ensuring the dissipation of same energy in all the three resistors connected as shown, their values must be related as. ठीक है, तो देखो ये दोनों में सेम पावर होने के लिए दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस इसका उतना इसका, तो R2 इज इक्वल टू R3, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, नाउ ये इक्वल है, तो यहाँ से जो करंट आएगा, सपोज इसमें आया है, इसमें भी आया है, तो ये इसमें से होके आएगा, इसमें 2 आई है ना, इसमें करंट हमें पता लग गया दोनों का डबल है ईच का। तो पावर सेम रखने के लिए नाउ H1 इज इक्वल टू H2 होना चाहिए, हीट इन 1 इज इक्वल टू हीट इन 2 और पावर इन 1 इज इक्वल टू पावर इन 2, टी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें करंट हमें पता लग गया था 2i, 2i स्क्वायर इंटू R1 इंटू टी, पावर है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पावर के लिए टी भी हटा सकते हैं ना। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे देखो आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। गुड क्वेश्चन। लॉजिकल। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स may represent the thermal energy produced in the resistor in given time as a function of electric current। तो ये U है और ये I है, तो रिलेशन क्या होता है एनर्जी का, एच आर यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, आई स्क्वायर है, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। पैराबोलिक किस में दिख रहा है, ये वाला सिंगल पावर की तरफ बेंड होता है, U की सिंगल पावर है। ठीक है, so that's all in this was the last question। We'll continue with some further topics. Next will be magnetism in this 12th lecture, and 11th May we are continuing with the heat and thermodynamics।